नमस्कार बच्चों, आज हम कक्षा 10वीं की पूरक पाठ्य पुस्तक कृतिका में से पाठ 2 जॉर्ज पंचम की नाक पाठ के दूसरे व अंतिम भाग का अध्ययन करेंगे। प्रारंभ करने से पहले पढ़े हुए पाठ का सार देखते हैं। यह पाठ एक व्यंग्यात्मक रचना के रूप में प्रस्तुत किया गया है। लेखक जो हैं कमलेश्वर, उन्होंने भारतीय सरकार की परतंत्र मानसिकता को यहाँ पर प्रकट किया है। लेखक कहते हैं कि हमारे समाज में नाक हमेशा से ही इज्जत व मान सम्मान का प्रतीक रहा है। भारत को स्वतंत्र हुए इतने वर्ष पश्चात भी आज भी कहीं ना कहीं हम लोग परतंत्र की मानसिकता का शिकार हैं। स्वयं को हम स्वतंत्र अनुभव नहीं कर पा रहे हैं। इसके साथ ही साथ आज जो भारतीय लोग हैं उनका विदेशी लोगों के प्रति आकर्षण या विदेशी चीज़ों के प्रति आकर्षण इतना अधिक बढ़ गया है कि कहीं ना कहीं हमारी मानसिकता पर इसका गहरा प्रभाव देखने को मिलता है। यह पाठ भारत के स्वतंत्र होने के पश्चात जो रानी एलिजाबेथ थी, इंग्लैंड की महारानी, वो पहली बार दौरे पर आ रही थी हिंदुस्तान, उसी के बारे में लिखा गया है कि इंग्लैंड के अंदर तरह तरह की तैयारियां चल रही थी, क्योंकि वह 3 देश के दौरों पर निकल रही थी, हिंदुस्तान, पाकिस्तान और नेपाल। लेकिन तैयारियां वहाँ हो रही थी, शंख वहाँ बज रहा था, लेकिन गूंज हमारे हिंदुस्तान में भी उसकी आ रही थी। हमारे हिंदुस्तान में भी उनके स्वागत के लिए तरह तरह की अलग अलग प्रकार से तैयारियां की जा रही थी। किंतु एक समस्या सामने उपस्थित होती है, वह यह कि जॉर्ज पंचम की जो लाट थी उसकी नाक अचानक गायब हो गई थी और उसको ठीक करने के लिए, उस समस्या को सुलझाने के लिए एक मीटिंग बुलाई जाती है, जिसके अंदर उच्च स्तर पर मशवरे किए जाते हैं, दिमाग पर जोर डाला जाता है और उस समस्या को हल करने का प्रयास किया जाता है। और इसी संबंध में एक मूर्तिकार को दिल्ली बुलाया जाता है। तो चलिए बच्चों, इससे आगे प्रारंभ करते हैं। मूर्तिकार यूँ तो कलाकार था, पर ज़रा पैसे से लाचार था। आते ही उसने हुक्म कामों के चेहरे देखे। अजीब परेशानी थी उन चेहरों पर, कुछ लटके, कुछ उदास और कुछ बदहवास थे। उनकी हालत देखकर लाचार कलाकार की आंखों में आंसू आ गए। तभी एक आवाज़ सुनाई दी, मूर्तिकार जॉर्ज पंचम की नाक लगानी है। अब लेखक कहते हैं मूर्तिकार जो था, जिसे बुलाया गया था, वह कलाकार था, मतलब अपने कार्य में निपुण था, लेकिन पैसे का लालची था। वह आते ही उपस्थित सभी हुक्मकामों जो थे उनके चेहरे देखता है, उनका जायज़ा लेता है, उनकी परेशानी देखता है, कुछ के उदास लटके हुए चेहरे देखता है, कुछ के बदहवास चेहरे देखता है। बदहवास का मतलब होता है घबराए हुए चेहरे देखता है, और कहीं ना कहीं उसकी आंखों में भी भावुकता प्रकट हो जाती है, आंसू आ जाते हैं। तभी एक आवाज़ उसे सुनाई देती है कि तुम्हें जॉर्ज पंचम की नाक लगानी है। मूर्तिकार ने सुना और जवाब दिया, नाक लग जाएगी, पर मुझे यह मालूम होना चाहिए कि यह लाट कब और कहाँ बनी है। इस लाट के लिए पत्थर कहाँ से लाया गया था। अब मूर्तिकार जवाब देता है कि हो जाएगा आपका काम, अर्थात नाक लग जाएगी, लेकिन इसके लिए पहले मुझे कुछ जानकारी चाहिए। वह यह कि ये लाट कब और कहाँ बनी थी, साथ ही इस लाट अर्थात मूर्ति का पत्थर कहाँ से लाया गया था। सब हुक्मकामों ने एक दूसरे की तरफ ताका। एक की नज़र ने दूसरे से कहा कि यह बताने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। खैर, मसला हल हुआ। एक क्लर्क को फ़ोन किया गया और इस बात की पूरी छानबीन करने का काम सौंप दिया गया। पुरातत्व विभाग की फाइलों के पेट चीरे गए, पर कुछ भी पता नहीं चला। क्लर्क ने लौटकर कमेटी के सामने कांपते हुए बयान दिया, सर, मेरी खता माफ़ हो, फाइलें सब कुछ हज़म कर चुकी हैं। अब जो हुक्मकाम जो मीटिंग कर रहे थे, सब ने एक दूसरे की तरफ मुंह ताका, देखा कि कौन ये काम करेगा। तभी एक व्यक्ति ने दूसरे की तरफ इशारों ही इशारों में से काम सौंप दिया। खैर, ये समस्या हल हो जाती है। तुरंत एक क्लर्क को फ़ोन किया जाता है, जो पुरातत्व विभाग में कार्य करता था, और उसे यह जानकारी निकालने के लिए कहा जाता है। क्लर्क जितनी भी फाइलें थी सबको ढूंढ लेता है, उलट पुलट कर लेता है, सारे
फाइलों के पेज चीर लेता है, किंतु उसे यह जानकारी नहीं मिलती। वो लौटता है, डरा हुआ था और कांपते हुए यह उत्तर देता है कि सर मुझे माफ़ कीजिएगा, मेरी गलती माफ़ कीजिएगा, किंतु फ़ाइलें सब कुछ हज़म कर चुकी हैं। अर्थात फ़ाइलों में जितनी भी जानकारियाँ थी वो नष्ट हो चुकी हैं, या फिर फ़ाइलें हैं ही नहीं, जो कि इतनी महत्वपूर्ण फ़ाइल है वो पुरातत्व विभाग में नहीं है, अर्थात उसको संभाल कर नहीं रखी गई। हुक्म कामों के चेहरों पर उदासी के बादल छा गए। एक खास कमेटी बनाई गई और उनके ज़िम्मे यह काम सौंप दिया गया। जैसे भी हो यह काम होना है और इस नाक का दारोमदार आप पर है। अब जो हुक्म काम थे वो उनके चेहरे पर फिर से उदासी छा जाती है। एक कमेटी बनाई जाती है खास, जिसके सुपुर्द यह कार्य सौंपा जाता है कि इस लाट की नाक तुम्हें बनानी है, इस कार्य को कैसे भी करके पूर्ण करना ही है। आखिरकार मूर्तिकार को फिर बुलाया गया। उसने मसला हल कर दिया। वह बोला, पत्थर की किस्म का ठीक पता नहीं चला तो परेशान मत होइए, मैं हिंदुस्तान के हर पहाड़ पर जाऊंगा और ऐसा ही पत्थर खोज कर लाऊंगा। कमेटी के सदस्यों की जान में जान आई। सभापति ने चलते चलते गर्व से कहा, ऐसी क्या चीज़ है जो हिंदुस्तान में नहीं मिलती? हर चीज़ इस देश के गर्भ में छिपी है। ज़रूरत खोजने की है। खोज करने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। इस मेहनत का फल हमें मिलेगा। आने वाला ज़माना खुशहाल होगा। अब लेखक कहते हैं कि मूर्तिकार को फिर से बुलाया गया। मूर्तिकार ने इस समस्या को हल कर दिया कि अगर पत्थर का सही पता नहीं चला तो घबराने की कोई भी बात नहीं है। मैं हिंदुस्तान के एक एक पहाड़ पे जाऊंगा और उस पत्थर को खोज कर लाऊंगा। कमेटी के जो सदस्य थे उन्हें सांत्वना मिलती है, जान में जान आती है। सभापति जो थे वे चलते चलते बड़े अभिमान के साथ में ये वक्तव्य अपना दे देते हैं कि ऐसी क्या चीज़ है जो हिंदुस्तान में नहीं मिलती है। अर्थात हमारे देश के गर्भ में, गर्भ का मतलब है अंदर भीतर हर चीज़ छिपी हुई है, सिर्फ आवश्यकता है खोजने की, मेहनत करने की। और अगर हम मेहनत करेंगे तो हमारा आने वाला भविष्य भी खुशहाल होगा। और यही छोटा सा जो भाषण था जो सभापति ने दिया था, अगले दिन अखबारों में छप जाता है। मूर्तिकार हिंदुस्तान के पहाड़ी प्रदेशों और पत्थरों की खानों के दौरे पर निकल पड़ा। कुछ दिन बाद वह हताश लौटा। उसके चेहरे पर लानत बरस रही थी। उसने सिर लटकाकर खबर दी, हिंदुस्तान का चप्पा चप्पा खोज डाला पर इस किस्म का पत्थर कहीं नहीं मिला। यह पत्थर विदेशी है। अब मूर्तिकार जो था वो हर एक पहाड़ी पर जाता है, हिंदुस्तान के अलग अलग प्रदेशों में पत्थरों की खोज के लिए निकल पड़ता है, लेकिन कुछ ही दिनों बाद हताश लौटता है। हताश का अर्थ होता है निराश लौटना, और कहता है कि यह पत्थर जो है वो हमारे देश का नहीं है। उसके चेहरे पर लानत बरस रही थी, मतलब धिक्कार का भाव उत्पन्न हो रहा था। एक एक चप्पा चप्पा खोज डाला, अर्थात हर जगह ढूंढा, किंतु यह पत्थर मुझे कहीं नहीं मिला। यह पत्थर हमारा नहीं बल्कि विदेशी पत्थर है। अब लेखक आगे बताते हैं कि सभापति ने तैश में आकर कहा, लानत है आपकी अक्ल पर। विदेशों की सारी चीज़ें हम अपना चुके हैं, दिल दिमाग, तौर तरीके और रहन सहन। जब हिंदुस्तान में बाल डांस तक मिल जाता है तो पत्थर क्यों नहीं मिल सकता। अब जो सभापति थे वे तैश में आ जाते हैं। तैश का अर्थ है आवेश में आ जाना, और कहते हैं कि लानत है हमारी सोच के ऊपर। आज वर्तमान के अंदर हम लोग सब कुछ विदेशी अपना चुके हैं, और तो और हमारा दिल दिमाग, तौर तरीका, रहन सहन सब कुछ विदेशी हो चुका है। जबकि हिंदुस्तान में छोटी से छोटी चीज़ और बड़ी से बड़ी चीज़ भी मिलती है, किंतु हम लोगों का जो रुझान है, हम लोग जो अभिभूत हैं, वो विदेशी चीज़ों के हैं। मूर्तिकार चुप खड़ा था। सहसा उसकी आंखों में चमक आ गई। उसने कहा, एक बात मैं कहना चाहूँगा, लेकिन इस शर्त पर कि यह बात अखबार वालों तक नहीं पहुँचे।
अब मूर्तिकार जो था वो चुपचाप वहाँ पे खड़ा हुआ था। अचानक से उसके दिमाग में कोई सुझाव आता है, एक नया आइडिया उसके दिमाग में आता है, उसकी आंखों में चमक आ जाती है और वो उस सभा में उपस्थित सभी लोगों से कहता है, सभापति से कहता है कि एक सुझाव मेरे दिमाग में है, किंतु शर्त एक यह है कि यह बात अखबार वालों तक नहीं पहुंचनी चाहिए। सभापति की आंखों में भी चमक आ गई। चपरासी को हुक्म हुआ और कमरे के सब दरवाजे बंद कर दिए गए। तब मूर्तिकार ने कहा, देश में अपने नेताओं की मूर्तियां भी हैं, अगर इजाज़त हो तो आप लोगों ठीक समझें तो मेरा मतलब है तो जिसकी नाक इस लाट पर ठीक बैठे उसे उतार लाया जाए। अब मूर्तिकार जैसे ही कहता है कि एक और मेरे दिमाग में सुझाव आया है, तो सभापति की आंखों में भी चमक आ जाती है और वह चपरासी को हुक्म देता है, आदेश देता है कि सारे कमरे खिड़कियां बंद कर दी जाएं। मूर्तिकार उसके बाद में सुझाव देता है कि हमारे देश में अनेक नेताओं की मूर्तियां भी हैं, अगर आप आदेश दें, इजाज़त दें तो मतलब घबराते हुए वह यह बात कहता है कि उन लाट की जो लाटें हैं उनकी नाक जो जॉर्ज पंचम की नाक के बराबर है उतार कर लगा दी जाए। सबने सबकी तरफ देखा। सबकी आंखों में एक क्षण की बदहवासी के बाद खुशी तैरने लगी। सभापति ने धीमे से कहा, लेकिन बड़ी होशियारी से। अब लेखक कहते हैं कि एक बार के लिए, एक क्षण के लिए तो बदहवासी सबकी आंखों में दिखाई देती है, मतलब घबराहट दिखाई देती है, किंतु कुछ ही क्षण बाद में यह बदहवासी खुशी में तब्दील हो जाती है और सभापति कहते हैं कि यह कार्य जो करना है बहुत ही होशियारी के साथ में, चालाकी के साथ में करना है, किसी को पता नहीं चलना चाहिए। और मूर्तिकार फिर देश दौरे पर निकल पड़ा। जॉर्ज पंचम की खोई हुई नाक का नाप उसके पास था। दिल्ली से वह मुंबई पहुंचा। दादा भाई नौरोजी, गोखले, तिलक, शिवाजी, कावसजी, जहांगीर, सबकी नाकें उसने टटोली, नापी और गुजरात की ओर भागा। गांधी जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, विट्ठल भाई पटेल, महादेव देसाई की मूर्तियों को परखा और बंगाल की ओर चला। गुरुदेव, रविंद्रनाथ, सुभाष चंद्र बोस, राजा राम मोहन राय आदि को भी देखा, नाप जोख की और बिहार की तरफ चला। बिहार होता हुआ उत्तर प्रदेश की ओर आया। चंद्रशेखर आज़ाद, बिस्मिल, मोतीलाल नेहरू, मदन मोहन मालवीय की लाटों के पास गया। घबराहट में मद्रास भी पहुंचा। सत्यमूर्ति को भी देखा और केरल, मैसूर आदि सभी प्रदेशों का दौरा करता हुआ पंजाब पहुंचा। लाला लाजपत राय और भगत सिंह की लाटों से भी सामना हुआ। आखिर दिल्ली पहुंचा और उसने अपनी मुसीबत बयान की। पूरे हिंदुस्तान की परिक्रमा कर आया, सब मूर्तियां देख आया, सबकी नाकों का नाप लिया, पर जॉर्ज पंचम की इस नाक से सब बड़ी निकली। अब जो लेखक हैं वह कहते हैं कि मूर्तिकार जो था वह दौरे पे निकल पड़ता है। जॉर्ज पंचम की नाक के नाप मूर्तिकार के पास था। दिल्ली से सबसे पहले मुंबई पहुंचता है। वहाँ पे अलग अलग जो नेताओं की मूर्तियाँ थी, लाट थी, उनको देखता है। उसके बाद में वह गुजरात पहुंचता है। वहाँ गांधी जी, सरदार पटेल, वल्लभ भाई पटेल, इन सभी की नाकों को, लाटों को छानता है। उसके बाद वह बंगाल जाता है। वहाँ रविंद्रनाथ टैगोर, सुभाष चंद्र बोस जैसे लोगों की मूर्तियों को टटोलता है। उसके बाद बिहार से उत्तर प्रदेश से मद्रास, मैसूर, केरल होते हुए वो पूरे देश की परिक्रमा कर लेता है, अर्थात चक्कर लगा लेता है और हताश होकर वह दिल्ली लौटता है। दिल्ली पहुंचकर मूर्तिकार ने बयान दिया कि हिंदुस्तान का चक्कर काट आया हूँ, मतलब पूरे हिंदुस्तान में घूम आया हूँ, किंतु इस मूर्ति की नाक जो थी वह किसी भी और मूर्ति की नाक से मैच नहीं कर रही है। जॉर्ज पंचम की नाक से सारी नाकें जो हैं बड़ी हैं, अर्थात
हमारे देश के जितने भी स्वतंत्रता सेनानी थे, जिन्होंने भारत को, हिंदुस्तान को स्वतंत्र करवाने में अपना सहयोग दिया था, उनका मान सम्मान जॉर्ज पंचम के मान सम्मान से कहीं अधिक ज़्यादा है। सुनकर सब हताश हो गए और झुंझलाहट आने लगी। मूर्तिकार ने ढांढस बंधाते हुए आगे कहा, सुना है कि बिहार सेक्रेटेरिएट के सामने सन 42 में शहीद होने वाले बच्चों की मूर्तियां स्थापित है। शायद बच्चों की नाक ही फिट बैठ जाए, यह सोचकर वहां भी पहुंचा, पर उन बच्चों की नाकें भी इससे कहीं बड़ी बैठती हैं। अब बताइए मैं क्या करूं? अब मूर्तिकार फिर बताता है, सब हताश मतलब निराश हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। झुंझलाहट का मतलब है कहीं ना कहीं बहुत झुंझलाहट होना। किंतु मूर्तिकार जो था वह ढांढस बंधाता है, मतलब तसल्ली देता है और कहता है कि बिहार के अंदर जो सेक्रेटेरिएट है, अर्थात जो सचिवालय है, वहाँ पर 1942 के जो बच्चे शहीद हुए हैं 1942 में, उनकी लाटें भी हैं। मैं ये सोच के वहाँ पर गया था कि बच्चे की नाक तो फिट हो ही जाएगी, किंतु वहाँ जाकर जब मैंने देखा तो जायज़ा लिया कि वह नाकें भी, बच्चों की नाक भी जॉर्ज पंचम की नाक से कहीं अधिक बड़ी हैं, अर्थात उनका मान सम्मान भी जॉर्ज पंचम के मान सम्मान से कहीं अधिक बड़ा है। राजधानी में सब तैयारियां थी। जॉर्ज पंचम की लाट को मल मल कर नहलाया गया, रोगन लगाया गया था, सब कुछ हो चुका था, सिर्फ नाक नहीं थी। बात फिर बड़े हुक्मकामों तक पहुंची, बड़ी खलबली मची। अगर जॉर्ज पंचम की नाक न लगाई गई तो फिर रानी का स्वागत करने का मतलब यह तो अपनी नाक कटाने वाली बात हुई। अब राजधानी में सारी तैयारियां हो चुकी थी, तैयारियां हो रही थी। जॉर्ज पंचम की जो मूर्ति थी उसको साफ़ किया जा रहा था, मल मल के नहलाया जा रहा था, रोगन वगैरह भी किया जा रहा था, सब कुछ हो चुका था, सब कुछ हो रहा था। अब जो बड़े हुक्मकामों था उन तक फिर यह बात पहुंचती है कि जॉर्ज पंचम की नाक नहीं लग पा रही है। फिर खलबली मचती है कि अगर जॉर्ज पंचम की नाक नहीं लगेगी तो रानी का स्वागत करने का क्या मतलब रह जाता है। अगर उनकी नाक नहीं है तो हमारी नाक भी कटने वाली है। लेकिन मूर्तिकार पैसे से लाचार था, यानी हार मानने वाला कलाकार नहीं था। एक हैरत अंगेज़ ख्याल उसके दिमाग में कौन था और उसने पहली शर्त दोहराई। जिस कमरे में कमेटी बैठी हुई थी उसके दरवाजे फिर बंद हुए और मूर्तिकार ने अपनी नई योजना पेश की। चूँकि नाक लगना एकदम ज़रूरी है, इसलिए मेरी राय यह है कि 40 करोड़ में से कोई एक जिंदा नाक काट कर लगा दी जाए। अब क्योंकि पहले ही बताया जा चुका है कि मूर्तिकार जो था वो पैसे से लाचार था, हार मानने वाला कलाकार नहीं था। वह उसने बहुत ही हैरत अंगेज़ आइडिया दिया, अर्थात हैरान कर देने वाला विचार उसके दिमाग के अंदर आया और अचानक से उसने सबको यह सलाह देने का विचार बनाया। किंतु पहली जो शर्त थी वही शर्त सबके सामने रखी कि किसी को कानो कान खबर नहीं होनी चाहिए। तुरंत जहाँ कमेटी बैठी हुई थी दरवाजे खिड़कियाँ बंद कर दिया गया। वह अपनी योजना सबके सामने प्रस्तुत करता है। वो कहता है क्योंकि लाट की नाक लगनी ज़रूरी है तो मेरी राय यह है कि 40 करोड़ भारतीयों में से किसी भी एक व्यक्ति की जिंदा नाक लगा दी जाए। बात के साथ ही सन्नाटा छा गया। कुछ मिनटों की खामोशी के बाद सभापति ने सबकी तरफ देखा। सबको परेशान देखकर मूर्तिकार कुछ अचकचाया और धीरे से बोला, आप लोग क्यों घबराते हैं? यह काम मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। नाक चुनना मेरा काम है, आपकी सिर्फ इजाज़त चाहिए। कानाफूसी हुई और मूर्तिकार को इजाज़त दे दी गई। अब एक बार के लिए सन्नाटा छा जाता है, मतलब खामोशी, चुप्पी आ जाती है, कानाफूसी होने लगती है, कानों में धीरे धीरे बातें होने लगती हैं। मूर्तिकार सबकी परेशानियों को देखता है, बहुत चक्का रह जाता है, लेकिन धीमे से स्वर में कहता है कि आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। यह कार्य मैं बहुत ही सावधानी से करूँगा, सिर्फ आपकी इजाज़त चाहिए। मूर्तिकार को इजाज़त दे दी गई
अखबारों में फिर इतना छपा कि नाक का मसला हल हो गया है और राजपथ पर इंडिया गेट के पास वाली जॉर्ज पंचम की लाट के नाक लग रही है। नाक लगने से पहले फिर हथियारबंद पहरेदार की तैनाती हुई। मूर्ति के आसपास का तालाब सुखाकर साफ किया गया, उसकी रवानी निकाली गई और ताज़ा पानी डाला गया ताकि जो जिंदा नाक लगाई जाने वाली है वह सूखने ना पाए। इस बात की खबर जनता को नहीं थी। यह सब तैयारियां भीतर ही भीतर चल रही थी। रानी के आने का दिन नज़दीक आता जा रहा था। मूर्तिकार खुद अपने बताए हल से परेशान था। जिंदा नाक लाने के लिए उसने कमेटी वालों से कुछ और मदद मांगी, वह उसे दी गई, लेकिन इस हिदायत के साथ कि एक ख़ास दिन हर हालत में नाक लग जानी चाहिए। अब अखबारों के अंदर सिर्फ इतना सा ही छपा कि नाक का मसला हल हो गया, मतलब समस्या सुलझ गई है। राजपथ पर जो इंडिया गेट पर जो जॉर्ज पंचम की लाट है उसकी नाक लगने वाली है। नाक लगने से पहले फिर से वहाँ पे हथियारबंद पहरेदार तैनात किए गए, मतलब उनकी ड्यूटी लगाई गई। वहाँ पर तालाब को सुखाकर उसमें साफ़ पानी भरा गया ताकि जिंदा नाक जो लगाई जाने वाली है वह सूखने ना पाए। भीतर ही भीतर यह सारी तैयारियां चल रही थी। लोगों को इसकी जानकारी नहीं थी। मूर्तिकार भी परेशान था अपने बताए हुए हल को लेकर। वह कमेटी मेंबर से फिर कुछ मदद मांगता है, उसे मदद दी जाती है, लेकिन इस हिदायत के साथ में कि यह बात किसी को भी पता नहीं चलनी चाहिए। और वह दिन आया, जॉर्ज पंचम के नाक लग गई। सब अखबारों ने खबरें छपी कि जॉर्ज पंचम के ज़िंदा नाक लगाई गई है, यानी ऐसी नाक जो कतई पत्थर की नहीं लगती। लेकिन उस दिन अखबारों में एक बात गौर करने वाली थी। उस दिन देश में कहीं भी कोई उद्घाटन की खबर नहीं थी। किसी ने कोई फीता नहीं काटा था, कोई सार्वजनिक सभा नहीं हुई थी, कहीं भी किसी का अभिनंदन नहीं हुआ था, कोई मानपत्र भेंट करने की नौबत नहीं आई थी, किसी हवाई अड्डे या स्टेशन पर स्वागत समारोह नहीं हुआ था, किसी का ताज़ा चित्र नहीं छपा था। सब अखबार खाली थे। पता नहीं ऐसा क्यों हुआ था। नाक तो सिर्फ एक चाहिए थी और वह भी बुद्ध के लिए। अब लेखक आगे बताते हैं कि आखिरकार वह दिन आ जाता है जिस दिन जॉर्ज पंचम की नाक लगाई जाती है। किंतु उस दिन एक गौर करने वाली बात यह देखी गई थी। अखबार में सिर्फ एक पंक्ति छपी कि जॉर्ज पंचम की नाक जिंदा नाक लगाई गई है, यानी एक ऐसी नाक जो किसी भी सूरत में पत्थर की नहीं दिखाई देती है। और पूरे के पूरे अखबार जो थे वो बिल्कुल खाली थे। कोई मान सम्मान की बातें वहाँ पर नहीं हुई थी, कोई उद्घाटन की खबर उसमें नहीं थी, कहीं पे भी कोई फीता काटने की खबर नहीं थी, ना कोई सार्वजनिक सभा हुई, ना कभी किसी का अभिवादन हुआ, ना प्रशस्ति पत्र दिया गया, ना मान सम्मान की बातें की गई, ना किसी हवाई अड्डे पर या स्टेशन पे स्वागत समारोह की बात की गई, ना किसी के ताज़ा चित्र उसके अंदर छपा था। लेखक कहते हैं पूरे अखबार खाली थे। ऐसा क्यों हुआ पता नहीं, लेकिन यहाँ पे व्यंग करते हुए लेखक कहते हैं कि नाक सिर्फ एक चाहिए थी, वो भी बुद्ध के लिए। तो ऐसा क्यों हुआ, यह प्रश्न हमारे सामने वो छोड़ रहे हैं, ऐसा क्यों हुआ। इस पूरे पाठ के अंदर बच्चों एक व्यंग किया गया है हमारी मानसिकता पर, हमारी सोच पर, कि वर्तमान में भी ऐसे लोगों के प्रति हम लोग अभिभूत हैं, आसक्त हैं, जिन लोगों ने सदियों तक हम पर अत्याचार किया है, हमारा शोषण किया है और हम लोगों को ऐसी स्थिति में लाके पहुंचाया जहां पर आज भी हम लोग संभलने का प्रयास कर रहे हैं। तो यह पाठ था जॉर्ज पंचम की नाक।